मैं नितेश कुमार। आज हम संगम काल के समाज और धार्मिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। मौर्योत्तर काल के समानांतर सुदूर दक्षिण भारत में एक नई संस्कृति का उभरना हुआ, जो लगभग 4 शताब्दियों तक प्रभावशाली बनी रही। प्रागैतिहासिक और मेगालिथिक संस्कृति के बाद दक्षिण में उभरी हुई तमिल हम दक्षिण भारत की प्रथम साहित्यिक संस्कृति ही संगम संस्कृति कहलाती है। तमिल हम के लोगों का अपना आदिम विश्वास है कि उनके यहाँ कवियों का महासम्मेलन हुआ था। विद्वानों की सभाएं शासकीय संरक्षण में आयोजित होती थीं, जिसमें उत्कृष्ट रचनाएं रची जाती थीं। उनका यह भी मानना है कि तनमुद्रई, कप्तापुरम, मदुरई जगह पर आयोजित 3 संगमों की अध्यक्षता क्रमशः अगंतिमार, तोलकप्पियार, इडैयार जैसे विद्वानों ने की थी। लोगों का ऐसा मानना है कि इन 3 संगम ही सबसे बड़ी उपलब्धि औकत्यम, पड़ीपडल, तोलकप्पियम, एटुटुगाई, पटापट्टू, त्रिकुरल जैसी उच्च स्तरीय साहित्यिक रचनाओं के संदर्भ में सामने आई। सैकड़ों कवियों और कवित्रियों की देन ऐसे साहित्य को संगम संस्कृति का समकालीन माना गया, जो विशुद्ध प्राचीन तमिल भाषा में मौखिक रूप में रचे गए। आगे परवर्ती दौर में शिल्पाधिकारम, मणिमेखलाई, जीवक चिंतामणि और भारतम जैसे महाकाव्य साहित्य भी रचे गए, जो संगम साहित्य के बारे में अधिकतम बातें बताने में समर्थ हैं। कहने का समग्र आशय यह है कि भले ही पुरातात्विक खुदाई के बाद प्राप्त अवशेष, विदेशज रोमन सिक्के के ढेर संगम संस्कृति के कालखंड बताने में तो मदद करते ही हैं, साथ ही साथ प्लिनी, स्ट्रेबो, टॉलेमी कि रोमन रचनाएं समकालीन दौर की अर्थव्यवस्था पर अवश्य ही प्रकाश डालते हैं। लेकिन समकालीन दौर के समाज को, धर्म को, संस्कृति को, इन सब की बेहतर जानकारी के लिए हमें केवल और केवल संगम साहित्य पर ही निर्भर रहना पड़ता है। भले संगम साहित्य यदाकदा व्याकरण, प्रशासन, राजस्तुति, देवाख्यान जैसे कई विषय जगह बना लिए हों, लेकिन सच तो यही है कि तमिल हम के अपने साहित्य संगम साहित्य के मुख्य विषय अंतरंग प्रेम और बहिरंग युद्ध ही तो है। प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, लोभ, भय, अपमान, नैतिकता, छल, अभाव, समृद्धि जैसे समस्त प्रवृत्तियां और विकारों को पूरी शिद्दत के साथ सांस्कृतिक फलक पर उभार देने का शानदार काम संगम साहित्य, संगम संस्कृति का खुलासा कर देने में सबसे अधिक सामर्थ्य है। यहाँ अब हम संगम काल के समाज के बारे में चर्चा करेंगे। आंध्र प्रदेश के वेंकटम पहाड़ी और तमिलनाडु के कन्याकुमारी स्थल के बीच के तमिल हम के प्रदेशों में सामाजिक और धार्मिक वातावरण में स्थानीयता और आर्यकरण के बीच समन्वय के लक्षण संगम काल में देखे गए हैं। संगम काल संस्कृति से पहले का दक्षिण भारत कबायली समाज में था। तड़ियन, पनई, पड़ैयन, कडम्बन नामक 4 कुडी में विभाजित था। उच्चता निम्नता का भाव लिए हुए जब ऐसे परंपरागत कबायली समाज पर आर्य संस्कृति के 4 वर्णों का प्रभाव पड़ा, तो स्थानीय कबायली पहचान दरकने लगी। सामाजिक स्तरों के इस परस्पर समन्वय की वजह से 4 नए सामाजिक वर्ण का उभरना संभव हुआ, जिससे विप्रलु, बेल्लाल, बेशगास, मोटी कीर्तल्लु कहा गया है। अधिकतम दक्षिण भारतीय लक्षणों के साथ उभरे बेल्लाल वर्ग का संबंध भूमि कृषि से था। इसी वर्ग से कृषक, भूस्वामी, मुखिया, सामंत, प्रशासक और शासक समूह की संबंधता रही है। इस वर्ग की सामाजिक और आर्थिक हैसियत उच्च थी, जहां विप्रलु वर्ग से पुरोहित, ब्राह्मण, अध्यापक, ज्योतिष समूह के संबद्धता थी। वहीं बेशगास समूह से फेरी लगाने वाले, कोलीगो, खुदरा व्यापारी, थोक व्यापारी, बड़े महाजनों की संबद्धता रही है। वहीं मोटी कीर्तलु समूह से पशुपालन, कर्मकार, शिल्पी, दस्तकार की संबद्धता थी। कहने का आशय है कि संगम संस्कृति ने जिस समन्वय की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया, उसने न तो स्थानीयतापूर्ण समाप्त हुई और न ही आर्यकरणपूर्ण स्वीकृत हुआ। संगम साहित्य में यह तथ्य भी उभरता है कि समकालीन दौर में
ऐसा ही प्रभाव गोत्र संस्था, संस्कार व्यवस्था, विवाह संस्था पर, महिलाओं की स्थिति पर, दाय भाग पर पड़ा है। यहाँ दाय भाग विज्ञानेश्वर और मितक्षरा की रचना है, जिससे बंटवारा के संदर्भ में या संपत्ति का बंटवारा किस रूप में हो, इस पर यह सिविल मामले से संबंधित है। आर्यकरण के बढ़ते असर ने दक्षिण की उच्च वर्ग की महिलाओं को घरों के भीतर केंद्रित करके प्रतिव्रत धर्म, विधवा कष्ट, सती प्रथा, दास प्रथा जैसी कुरीतियों से बांध दिया। दक्षिण भारत की निम्न वर्ग की महिलाएं उपरोक्त सामाजिक कुरीतियों से मुक्त रहते हुए दिहाड़ी मजदूरी, बॉडीगार्ड सेवा, कमाओ व्यवसायों से जुड़ी रहीं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता का अनुभव करती रहीं। दक्षिण भारत की परंपरागत विवाह मान्यता पर भी आर्यकरण का बड़ा असर पड़ा है। आर्यकरण प्रभाव के पहले दक्षिण भारत में स्त्री पुरुष के मेल जोल को स्वाभाविक मानकर प्रेम विवाह, कलाभ्रू को बढ़ावा दिया गया है। मेल जोल के विवाह को कम्बकुट्टम कहा जाता है, वहीं प्रेम विवाह को कलाभू कहा जाता है। दहेज अनुपस्थित थे, रस्म रिवाज संकीर्ण नहीं थे। तोलकप्यम साहित्य का कहना है कि आर्यकरण की वजह से लोगों ने कम्मकुट्टम यानी जो स्त्री पुरुष के मेल जोल को स्वाभाविक मानना छोड़ दिया। अभिभावक द्वारा तयशुदा विवाह कर्पु यानी अभिभावक के द्वारा जो विवाह होता था उसे कर्पु कहा गया है, को अपनाना शुरू कर दिया। दहेज का आगमन हो गया और नई जटिलता के साथ तालीबंध नामक नया रस्म आ गया। निसंदेह संगम संस्कृति ने समस्त संदर्भों में कबायली तत्वों और आर्य तत्वों का यथोचित समन्वय करवाया। इस समन्वय की वजह से न स्थानीयता पूर्ण समाप्त हुई, न बाह्य आर्यकरण की पूर्ण स्वीकृति हुई। अभी हम धार्मिक परिदृश्य पर गौर करेंगे। संगम साहित्य में जो दक्षिण भारत का धार्मिक परिदृश्य भी ऐसे समन्वय से अछूता नहीं रहा। समकालीन दौर से पहले मेगालिथिक सांस्कृतिक दौर में कबायली समाज में कई देवी देवताओं की प्रशंसा की गई है। प्रागैतिहासिक दौर में मरुगम पर्वत का देवता, अर्धनारीश्वर कृपालु देव, मृत्यु संहारक से संबंधित, तिरुमाल आनंद का देव, कन्न पशुचारण देव, कोरुबाकी विजय की देवी, कल्यामागम स्वास्थ्य की देवी, कादवल वन्य की देवी की पूजा उपासना की प्रवृत्ति थी। संगम काल में जब दक्षिण भारत का आर्य संस्कृति का असर पड़ा तो स्थानीय देवों का वैदिक हिंदू देव से सम्मिलन बढ़ा। मरुगन का कार्तिक से, अर्धनारीश्वर का शिव से, तिरुमाल का विष्णु से, कन्नन का कृष्ण से, कोरुबाकी का दुर्गा से, कोदुराई का अरण्यानी से, कल्लेईला का मादन का शीलता से सम्मिलन संगमकालीन सांस्कृतिक वातावरण में हुआ है। इस सम्मिलन से दक्षिण भारत की संस्कृति की सामसिकता बढ़ी है। समकालीन दौर में कुछ स्वतंत्र देवों की उपासना भी बढ़ी। जहाँ कनग्गी, यलम्मा और मरियम की उपासना को लोगों ने पूरी स्थानीयता के साथ अपनाया, वहीं इंद्र, वरुण, बलराम की पूजा उत्तर भारत प्रभाव में से शुरू हुई। पत्नी संप्रदाय के केंद्र में कनग्गी ने जगह बनाया। पत्नी संप्रदाय के केंद्र में कनग्गी ने जगह बनाया और तिन्ने की देवी के रूप में चेलम्मा ने कृषि के देव के रूप में इंद्र और बलराम के प्रतिष्ठा हासिल की। तो समुद्र और जल के देव के रूप में वरुण ने समकालीन समाज का धर्म पर असर इस संदर्भ में देखा गया कि भिन्न भिन्न जाति समूह ने अपने हितैषी देवी देवताओं को अपने अपने पाले में रख लिया। मछुआरों ने वरुण को, कृषकों ने इंद्र को, पशुपालकों ने कृष्ण को, बहेलियों ने केदुराई को अपने अपने हिस्से का देव बना लिया। संगम संस्कृति में आर्यकरण के बढ़ते असर से के ऊपर भारत के यज्ञ को, पुरोहितवाद दिशाओं को, देवों के विचित्र कर्मकांड को, अंधविश्वासों को बड़े पैमाने पर अपना लिया। लेकिन इसका आशय यह नहीं कि लोगों ने कबायली लक्षणों को पूरी तौर पर भुला दिया था। यदि संगमकालीन धर्म में वीर पूजा, पूर्वज पूजा, सूर्य पूजा, झील पूजा, नदी पूजा, पशु पूजा, ग्रह नक्षत्र
तारे की पूजा, प्रतीक पूजा के लक्षण पाए गए हैं, तो यह सब उत्तर भारत के असर से संभव नहीं हुआ, बल्कि स्थानीय कबायली आदिम लक्षणों के असर से हुआ है। संगम समाज, संगम धर्म और संगमकालीन जीवन शैली की सबसे खास विशेषता यह देखी जाती है कि लोगों ने अपने समस्त क्रियाकलाप में बेहतर भोजन, गीत संगीत, उत्सव त्यौहार, खुश मिजाजी का पर्याप्त स्थान दे रखा था। जहां मरुगन की आराधना में बेल नाडल नृत्य को स्थान दिया गया, वहीं इंद्र के सम्मान में स्वाभाविक बिलर कैलकोल उत्सव को स्थान दिया गया। संगम संस्कृति में लोगों ने नृत्य नाटिका और युगल नृत्य को अहम स्थान देकर अपनी जीवंतता का एहसास कराया है। और तो और संगमकालीन लोगों ने अपने अभाव और गरीबी को सांस्कृतिक रूप देकर डांस ने खूबसूरती के साथ प्रस्तुत करने की आदत तक बना ली थी। इस प्रकार हम संगमकालीन समाज के और धार्मिक रीति रिवाजों में हम देखते हैं किस प्रकार दक्षिण भारत का आर्यकरण होने के साथ ही वहाँ के समाज में, वहाँ की धार्मिक संरचना में किस प्रकार का बदलाव आता है। थैंक यू।